ऐसा क्या चीज़ है एनर्जी का प्रोडक्शन। तो इसमें जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर है तो दो ढंग से एनर्जी के प्रोडक्शन की बात आती है कि या तो दो लाइट न्यूक्लियाई मिलकर कोई बड़ा न्यूक्लियस कोई बनाए, जैसे कि मान लीजिए कि दो हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम बनाए, तो वहाँ होता है कि वहाँ फ्यूज करने की बात होती है। लेकिन एक फिशन पर होता है कि जहाँ टूटता है वहाँ भी एनर्जी निकलता है, एनर्जी दोनों ही जगह निकलता है। तो खास करके अभी जो हम बता रहे हैं आपको कि न्यूक्लियर रिएक्टर के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं या मास का जो एनर्जी में कन्वर्जन होता है, तो मास एनर्जी में जो कन्वर्जन होता है वो कितना होता है और कैसा चीज़ है, क्या है, इसमें कौन कौन से चीज़ यूज होते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें हम देखते हैं कि एक फार्मूला है E = mc²। तो E हुआ एनर्जी हुआ, m मास हुआ और c वेलोसिटी ऑफ लाइट हुआ। तो अगर हम 1 किलो मास को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, 1 kg मास को कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इसको लाइट के स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 9 × 10⁻16 जूल इतना एनर्जी होता है। और भले ही ये देखने में नंबर छोटा लगे, लेकिन हमको जब साइंस कॉलेज पटना में पढ़ाते थे प्रोफेसर SK सिन्हा, तो उन्होंने बताया था कि ये एनर्जी लगभग 6 महीने तक बिहार को उस समय बिजली मतलब कि सप्लाई कर सकती थी। ये इतना अधिक एनर्जी हुआ। या अभी कहीं मैं देख रहा था कि कुछ मेगावाट यूनिट, जैसे कि हमारे यहाँ उस समय पटना में यूनिट था कर बिगहिया में, जो 2 यूनिट में वहाँ प्रोडक्शन होता था मेगावाट, 2 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होता था। इससे कि CM आवास, राजभवन से लेकर के PMCH वगैरह वो सारे क्वार्टर वगैरह में सालों भर बिजली की सप्लाई होती थी अनइंटरप्टेड। तो ये बिजली का जो अमाउंट होता है कम नहीं होता है, बल्कि ये काफ़ी अधिक अमाउंट हुए, जो देखने में लग रहा है कि 9 × 10⁻16 जूल। अब इसमें 4 बातें होती हैं। एक तो हुआ कि मान लीजिए कोई न्यूक्लियर रिएक्टर में एक फ्यूल के रूप में क्या यूज हो रहा है, तो मोस्ट कॉमन जो है मान लीजिए कि वहाँ यूरेनियम है और भी इनरिच्ड यूरेनियम यूज होता है। और इसका जो फॉर्मूला है कि यूरेनियम 235 पर बॉम्बार्डमेंट होता है न्यूट्रॉन और यह 2 पार्ट में टूटता है, बेरियम में और क्रिप्टन में, और वहां से 3 न्यूट्रॉन निकलता है और एक एटम के टूटने पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगभग निकलता है। तो ये जो है जो कि फिशन पर है, तो फिशन पर अगर एक एटम टूट रहा है तो वहां पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रहा है। और अगर पूरे अगर 1 kg मास अगर कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, तो इतना जो एनर्जी होता है। अब इसमें एक चीज आता है कि एक होता है कि क्रिटिकल फैक्टर, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पर कम से कम 1 न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट होता है, तो यहाँ 3 न्यूट्रॉन निकलता है। तो अगर फ्यूचर में इस चेन को चलाना है तो कम से कम 1 न्यूट्रॉन हमेशा ही आगे काम करते रहे। तो इसके लिए क्रिटिकल फैक्टर कम से कम 1 होना चाहिए। अगर 1 से कम होगा तभी चेन रिएक्शन रुक जाएगा। इसको लेकर के साइज की भी बात होती है। कई बार देखा जाएगा कि जैसे लैब में मान लीजिए एक्सीडेंट नहीं हो तो वहां पर जो भी आपका एटम बम जो भी होता है तो उसको सब क्रिटिकल साइज में रखा जाता है, यहाँ क्रिटिकल फैक्टर <1 हो और 2 को जोड़ देने के बाद तुरंत फैक्टर <1 हो जाए। जब तक क्रिटिकल फैक्टर यहाँ पर <1 है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां वो हो गया कि क्रिटिकल फैक्टर <1 हुआ या 1 हुआ, वहां पर चेन रिएक्शन शुरू हुआ, वह एटम बम हो चुका। या अगर कंट्रोल्ड है तो वो एनर्जी के प्रोडक्शन के रूप में हेल्पफुल हो सकता है कि वो हमारे यहाँ पावर सप्लाई हो सकता है। अब इसमें देखिए एक तो फ्यूल की बात आ गई, दूसरा हुआ कि एक मॉडरेटर हुआ। मॉडरेटर का मतलब हुआ कि उसका स्पीड को मॉडरेट कर देना, ताकि वो जो जगह है वहाँ से न्यूट्रॉन बाहर नहीं निकले और कम से कम चेन रिएक्शन को मेंटेन कर पाए। तो मॉडरेटर के रूप में हेवी वाटर जो D2O हुआ वो यूज होता है, ग्रेफाइट यूज होता है। तो ये 2 चीज़ें मॉडरेटर के रूप में यूज होती है। चौथा है कि अगर जो भी एक्स्ट्रा जो वहाँ एनर्जी जो कि वहाँ पर हीट का प्रोडक्शन होता है, तो सिस्टम को कूल करने के लिए कूलेंट का प्रयोग होता है। यह वाटर हो सकता है, यह मोल्टन सोडियम हो सकता है, यह हीलियम हो सकता है, इस तरह की चीज हो सकते हैं जो कूलेंट के रूप में। और एक चीज और है कंट्रोल रड। तो कंट्रोल रड के रूप में आपको बोरन यूज किया जाता है और कैडमियम यूज किया जाता है। और बोरन खास करके इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि अभी जो पाकिस्तान में जो भी वहाँ पर रेडिएशन हुआ है, तो इजिप्ट के वहाँ कार्गो प्लेन के द्वारा वहाँ पर बोरन का छिड़काव हुआ है और बोरन का छिड़काव करके जो भी रेडिएशन है उसको कम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो भी
एटम बम जहाँ भी प्रयोग होता है तो वहाँ पर बहुत कम समय में काफ़ी अधिक टेम्परेचर हो जाता है, मतलब 10⁻⁻6 सेकेंड। 10⁻⁻5 का मतलब हो गया 5 जीरो का मतलब लाख हो गया, और यहाँ पर 10 लाख हो गया। तो 10⁻⁻6 सेकेंड के भीतर, इतना सेकेंड के भीतर जो टेम्परेचर होता है वह 10 लाख डिग्री वहाँ पूर्व में पहुँच जाता है। 10⁻6 डिग्री सी टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो इतना अधिक वहाँ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। इसीलिए कहा गया है कि जब शांतिपूर्ण प्रयोग हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जब इसका ओवरऑल आता है, मान लीजिए कि एटॉमिक वार के रूप में या एटम बम के रूप में जहाँ भी प्रयोग होता है, तो वहाँ पर इसका रोल काफ़ी ये होता है। एक तो होता है कि टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से तो और सारे घाटा होते ही हैं, सारे चीज खत्म हो ही जाते हैं। और जो रेडिएशन होता है, जो भी हमारे से जो भी रेज निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा जो भी रेज निकलते हैं, तो उसके चलते भी काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि ये जो भी रेडिएशन होता है तो मनुष्य के भीतर या कहीं भी वेजिटेशन में या कहीं भी ऑर्गेनिज्म में जो चीज़ होता है कि चीज़ है डीएनए, यही जेनेटिक मटेरियल है। और जेनेटिक मटेरियल ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी इंजाइम के लिए, कोई भी काम करने के लिए, या किसी भी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लाने के लिए। और जब जेनेटिक मटेरियल का जो सीक्वेंस है वही डीनेचर्ड हो जाता है, वहीं बदल जाता है, वहीं मतलब चेंज आ जाता है, और ये चेंज होता है रेडिएशन के चलते। तो एटम बम गिरने के बाद तत्काल तो घाटा होता ही है, फिर कई जनरेशन तक लोगों को चीज भुगतना पड़ता है, लंबे समय तक की परेशानी आती है कि जहां भी अगर न्यूक्लियर वार हुआ। इसीलिए कहा गया है कि न्यूक्लियर वार जो भी है यह मतलब एक पूरे मानवता के अगेंस्ट होता है। तो इस डर की एक दिक्कत होती है। तो ये लगभग आप लोगों को मैं बताया न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। इसमें 4 पार्ट होते हैं। फ्यूल के रूप में, यहाँ खास करके यूरेनियम प्लूटोनियम थोड़ी जो भी चर्चा हो रही है। दूसरा चीज होता है कि मॉडरेटर के रूप में, यहाँ पर हेवी वाटर D2 वगैरह फाइट हुआ। तीसरा हुआ कंट्रोल के रूप में, जहाँ की बोरोन और कैडमियम, अभी आप 8 दिन पहले बोरोन का रोल सुन चुके हैं कि वहाँ पर ये हुआ। और चौथा होता है बुलेट के रूप में। और इसके अलावे भी जैसे कि अगर क्वेश्चन वगैरह बनता है तो हमारे पहले सुने होंगे कि आयोडीन 131 का रिसाव हुआ था चेरनोबिल में। तो उसके चलते भी कई बार लैब वगैरह में भी काफ़ी सावधानी रखने की जरूरत होती है कि इसका सेफ्टी मैनेजमेंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अब देखिए इंडिया ने ही जो भी चीज़ें हुई अभी 10 तारीख को, 9-10 तारीख की रात में जो घटना हुई, तो इंडिया ने वहाँ नूर खान एयरबेस पर अटैक किया। इंडिया कोई मंशा नहीं था कि हम इस ढंग कोई चीज़ वैसी हो, लेकिन 2 बातें ऐसी आई कि ऐसा शक हो गया, हो सकता है रेडिएशन की बात हो। पहला कि 1:44 पर वहाँ पर रिक्टर पैमाने पर भूकंप का एहसास होना। और दूसरा चीज़, एक और चीज़ हुआ कि उस समय जो अमेरिकन जो इमरजेंसी प्लेन जो होता है उसके द्वारा डिटेक्ट करना कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और दूसरा इजिप्ट का कार्गो प्लेन के द्वारा बोरोन का छिड़काव करना, क्योंकि बोरोन छिड़काव होने से कंट्रोल के रूप में काम करता है, और जो भी रेडिएशन होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए बोरोन का प्रयोग किया जाता है। और क्योंकि इजिप्ट से में वहाँ बोरोन काफ़ी अधिक बहुतायत में है, नील रिवर के पास, तो उसका कार्गो प्लेन के द्वारा उसका छिड़काव किया गया। तो ये चीज़ें समसामयिक थी, इसलिए मैं चर्चा कर दिया। थैंक यू।